वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे पॉलिटिकल साइंस बीए थर्ड सेमेस्टर के लगभग 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों के बारे में, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। बीए थर्ड सेमेस्टर में अगर आप पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट लिए हुए हैं तो आपको पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया पढ़ना होता है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की बात की तो परीक्षा उसकी ऑब्जेक्टिव होती है। उसमें जो आपका पॉल 201 का पेपर है, यानी कि पॉल 201 कोड का पेपर है, जो उसी से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आपकी परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न आएंगे तो ध्यान रखेंगे। अब 50 क्वेश्चंस आते हैं तो मैं 100 प्रश्नों को करवा दे रहा हूं ताकि इन्हीं में से आपके प्रश्न फंस जाएं। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और बाकी जैसे राम मनोहर लोहिया में जो माइनर पेपर होता है पॉलिटिकल साइंस का, तो थर्ड सेमेस्टर में माइनर जो होगा उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग इसको देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। क्लियर? और जिनकी परीक्षाएं भी जिस विश्वविद्यालय की ऑब्जेक्टिव होती हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है लेक्चर। तो आप इसको देख लीजिएगा, 2-3 बार आप इस वीडियो को देखेंगे, सारा क्लियर हो जाएगा, सारा डाउट जितना भी होगा। देखिए, पहला प्रश्न है, मतदान व्यवहार किसका रूप है? सामाजिक व्यवहार है? नहीं। आर्थिक व्यवहार है? ये भी नहीं है। इनमें से कोई नहीं होगा, नहीं। राजनीतिक व्यवहार है, ये पॉलिटिकल बिहेवियर होता है मतदान व्यवहार। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपसे बन सकता है एग्जाम में, चुनावों के अध्ययन के विषय को क्या कहते हैं? चुनावों के अध्ययन को विषय को क्या बोलते हैं? सेफोलॉजी बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? चुनावों के अध्ययन के विषय को क्या बोलते हैं? या चुनाव का अध्ययन जिस विषय के द्वारा किया जाता है उसको सेफोलॉजी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, चुनावी अध्ययन की पहल को आरंभ करने का या शुरुआत करने का श्रेय किसको दिया जाता है? योगेंद्र यादव, अशोक लहिरी, प्रणय राय या सत्येंद्र यादव? करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो चुनावों की अध्ययन की पहल को आरंभ करने का श्रेय योगेंद्र यादव को दिया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मतदान व्यवहार के निर्धारक तत्व हैं? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। मतदान व्यवहार के निर्धारक तत्व कौन कौन से इनमें से? देखिए, वर्ग, जाति और धर्म, ये तीनों होते हैं। बिल्कुल डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, साहित्य में निर्जातीयता का उपयोग कितने प्रकार से किया जाता है? 2 प्रकार से, 3 प्रकार से, 4 प्रकार से या 5 प्रकार से? तो साहित्य में निर्जातीयता का जो उपयोग किया जाता है वो कितने प्रकार से किया जाता है? 2 प्रकार से किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पहचान निर्माण का आधार क्या है? संस्कृति, इतिहास या अर्थव्यवस्था या फिर ये सभी? तो पहचान निर्माण का आधार जो है ये सभी है, इतिहास भी है, संस्कृति भी है और अर्थव्यवस्था भी है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, मेघालय का निर्माण कब हुआ? तो मेघालय जो है ये असम से टूट करके बना है, यानी असम को 2 भागों में बांटा गया था 21 जनवरी 1972 को। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 1972, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेघालय असम से टूट करके बना है। क्लियर? आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, राजनीतिक दल का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं होता है? इनमें से बताएं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। इनमें से कौन सा जो है राजनीतिक दल का कार्य नहीं होता है? लोक मत का निर्माण करना या फिर जनता का राजनीतिक प्रशिक्षण देना जनता को, या फिर सत्ताधारी या विरोधी दल के रूप में कार्य करना, या जनता में धार्मिक भावनाओं का विकास करना? बताएं कौन सा कार्य नहीं होता है इनमें से? एक राजनीतिक दल का, पॉलिटिकल पार्टीज का इनमें से कौन सा काम नहीं होता है? तो पॉलिटिकल पार्टीज का काम नहीं होता कि जनता में धार्मिक भावनाओं का विकास करना। ये पॉलिटिकल पार्टियां नहीं करती हैं। कौन इसमें? देखिए, लोक मत का मतलब कि लोक मत का निर्माण करना, जनता का राजनीतिक प्रशिक्षण, और इसके अलावा सत्ताधारी और विरोधी दल के रूप में कार्य करना, ये राजनीतिक पार्टियों के तीनों ऊपर वाले कार्य होते हैं। जबकि जो डी ऑप्शन है ये नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी लग जाएगा। अगला क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से या निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य राजनीतिक दलों के द्वारा किया जाता है? इनमें से देखिए 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कौन से कार्य राजनीतिक दल के द्वारा किए जाते हैं? देखिए, राजनीतिक दल गरीब लोगों की मदद करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। वे अस्पताल चलाते हैं? ये भी नहीं है। वे समाचार पत्र चलाने की व्यवस्था करते हैं? ये भी नहीं करते। प्रत्याशियों को चुनाव लड़ने में सहायता करते हैं? बिल्कुल, पॉलिटिकल पार्टी जो होते हैं प्रत्याशियों को चुनाव लड़ने में सहायता करते हैं। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, लोकसभा में मान्यता प्राप्त विरोधी दल कौन सा है इनमें से? देखिए, भाजपा तो है। विरोधी दल कौन सा है पूछा जा रहा है ना, प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए देखिए, लोकसभा में मान्यता प्राप्त विरोधी दल, भाजपा या फिर तेलुगु देशम, लोक दल या फिर कम्युनिस्ट पार्टी? करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बताएंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइए। लोकसभा में मान्यता प्राप्त विरोधी दल कौन सा है? ठीक है, तो विरोधी दल कौन सा है? इस समय तो विरोधी दल नहीं है, लेकिन इस समय सत्ता में है। ठीक है, ध्यान रखिए इस बात को। हालांकि इनमें तीनों में से कोई भी विरोधी, मतलब कि ये नहीं है, मतलब लोकसभा में मान्यता प्राप्त। ठीक है, और इस समय तो भाजपा की सरकार ही है,
तो ये प्रश्न अभी तो थोड़ा अभी के लिए उचित नहीं है, इसको हटा दें। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, भारत में कौन से प्रकार की दल प्रणाली है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अभी ये पिछले वर्ष पेपर में प्रश्न आया था। भारत में कौन सी प्रकार की दल प्रणाली है? द्विदलीय, बहुदलीय, एक दलीय या फिर दल विहीन पद्धति, बताएं। तो भारत में कौन सी दलीय पद्धति है भैया? तो भारत में बहुदलीय पद्धति है। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। कई पॉलिटिकल पार्टी होती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा दल राष्ट्रीय नहीं है इनमें से? बहुजन समाज पार्टी, झामुमो, कांग्रेस ई या फिर साम्यवादी दल? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, बताइएगा कौन सा दल राष्ट्रीय दल इनमें से नहीं है। राष्ट्रीय दल में अगर बात करें तो देखिए, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस और साम्यवादी दल, ये तीनों आते हैं। झामुमो ये राष्ट्रीय दल नहीं है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न, 2019 में कौन सत्तासीन हुआ? सत्ता पर कौन बैठा, बताएं। तो भारतीय मतलब बिल्कुल भाजपा गठबंधन जो है ये 2019 में गद्दी पर बैठी। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अब चुनाव भी 2024 में है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रवादी कांग्रेस की स्थापना कब हुई? राष्ट्रवादी कांग्रेस की स्थापना कब हुई भैया? राष्ट्रवादी कांग्रेस की स्थापना हुई है 10 जून 1999 को। 10 जून 1900 जून मई, तो मई या लगा सकते हैं स्थापना होती है, मतलब मुख्य रूप से 10 जून को शुभारंभ होता, तो मई 1999 भी करेक्ट आंसर, आपका डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से आपके। एक बार फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। प्रश्न है, भारतीय संसद के द्वारा कश्मीर से जम्मू मतलब कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने की घोषणा किस अधिनियम के द्वारा करी गई? फटाफट से आप बताएंगे। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के द्वारा, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी में दिया है 2019, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। क्लियर, ठीक है, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। 2019 के अधिनियम के द्वारा, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के द्वारा 370 धारा जो थी वहाँ पर जम्मू कश्मीर को जो एक अलग राज्य का दर्जा प्राप्त करवाती थी, वो हटा दी गई है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, पेप्सू में शामिल रियासतें कौन सी थी, बताएं। पेप्सू में शामिल रियासतों में पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य हुआ करता था, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूर्वी पंजाब राज्य संघ और पटियाला, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, 1987 ईस्वी में भारत का 25वां राज्य बनने वाला प्रांत कौन सा है? तो 25वां राज्य जो बना है वो गोवा बना है, ठीक है, 30 मई को। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था सच्चिदानंद सिन्हा को। अगर पूछा था कि अस्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया था, 2 दिन के बाद में फिर चुनाव हुआ था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और जब तक जो है भारत का संविधान लागू नहीं हो जाता, तब तक ये सभा थी संविधान सभा, और उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर्वसम्मति से बने रहे। क्लियर। आगे देखिए, भारतीय संविधान लागू कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में शामिल नहीं है। देखिए, मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में शामिल है, मौलिक अधिकार भी शामिल है, तो इनमें पूछा गया शामिल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, इनमें से कोई नहीं करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, योजना आयोग का गठन कब किया गया था, बताइएगा। योजना आयोग की अगर बात की, योजना आयोग का गठन कब किया गया, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। योजना आयोग का गठन जो किया गया था वो कब किया गया था? वो 15 मार्च 1950 को किया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, चूंकि जो पहले प्रधानमंत्री हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, वही अध्यक्ष। योजना आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। क्लियर। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न, पंचवर्षीय प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की अगर बात करें तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो शुरू की गई थी वो 1951 में शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्रत्येक 5 साल पर ये योजना चालू की गई, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। पंचवर्षीय योजनाओं को लेकर के देखें, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली। फिर दूसरी पंचवर्षीय योजना आई 1956 से 1961 तक। तीसरी आई 1961 से 1966 तक। फिर चौथी आई 1966 से 1969 तक, ठीक है, ये 3 ही साल चली। उसके बाद में चौथी पंचवर्षीय योजना आई, मतलब कि तीसरी के बाद में 1961 से 1966 तक चली। उसके बाद में फिर 66 से 69 तक ये उसमें सरकार चूंकि बदलती रही, तो इस दौरान वो सही तरीके से नहीं चल पाई। फिर चौथी पंचवर्षीय योजना आती है 1969 से 1974 तक चली, 5 साल के लिए, ठीक है। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 तक चली। तो जो 5 साल की योजना नहीं होती थी उसको पंचवर्षीय नहीं कहते हैं, ठीक है। तो बीच बीच में जो छोटी छोटी सरकारें आई उसकी वजह से क्या हुआ कि भंग होती गई ये योजना आयोग। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85, सातवीं 1985 से 90, आठवीं 1992 से 97। फिर नवीं पंचवर्षीय योजना की अगर बात करें 1997 से 2002 तक चली, ठीक है। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक, और 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक, और 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 तक, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। वैसे
इसी मतलब कि जो 2017 12वीं पंचवर्षीय योजना चली 2012 से 2017 तक मतलब कि थी। लेकिन उसी समय आप देखते हैं 2015 में नीति आयोग का गठन हो जाता है। योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया जाता है और जैसे योजना आयोग था वैसे नीति आयोग अब हो जाता है। तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई बताएंगे फटाफट से। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? वो जनवरी 2015 में हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार आ गई थी कब? 2014 में। तो 2015 में जब नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होगा फिर बताइए? योजना आयोग के जगह पर जैसे योजना आयोग पहले होता था वैसे नीति आयोग अब हो गया। तो उसका अध्यक्ष कौन होगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही होंगे। बिल्कुल ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। केंद्रीय समाज हितकारी बोर्ड का गठन कब किया गया? केंद्रीय समाज हितकारी बोर्ड का जो गठन किया गया था वो 1953 में किया गया था। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को सर्वप्रथम किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था? तो राजस्थान राज्य में लागू किया गया था। नागौर जिला था और नागौर जिले में एक बगधरी गांव पड़ता है, वहीं से चुनाव शुरू हुआ, पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। तो पंचायती राज व्यवस्था की बात की जाए तो ये संवैधानिक स्थिति इसको कब प्रदान की गई? तो पंचायती राज व्यवस्थाओं को 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा प्राप्त की गई। 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ था, उसी के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बात करी गई, जिसमें ग्राम पंचायतों का गठन और नगर पंचायतों के गठन के बारे में बातचीत करी गई। अगला प्रश्न तो 1993 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसको यूजीसी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना कुल मिलाकर के मुख्य रूप से 1956 में हुई। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न है, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो वित्त आयोग के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 280 में किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रथम मतलब भारत में प्रथम योजना आयोग का गठन कब किया गया था? भारत में प्रथम योजना आयोग का गठन किया गया था 15 मार्च 1950 को। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई? राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 को की गई थी। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न, भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन सा है? भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य जो है वो है आंध्र प्रदेश। ठीक है। 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी में इसका गठन किया गया था भाषा के आधार पर, आंध्र प्रदेश। सी ऑप्शन। अगला प्रश्न, बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया था? बलवंत राय मेहता समिति का गठन जो है किया गया था किसके लिए? पंचायती राज व्यवस्थाओं के लिए। बिल्कुल ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया और यह कहाँ से शुरू हुआ था? तो ये नागौर के राजस्थान से शुरू हुआ था। बिल्कुल ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जी स्वतंत्र भारत में प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले निर्वाचन आयुक्त जो थे वो सुकुमार सेन जी थे। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। परीक्षा में प्रश्न बन सकता है। अगला प्रश्न, संसद के द्वारा देश में सूचना पाने का अधिकार संबंधी विधेयक कब पारित किया गया? फटाफट से आप बताएंगे। संसद द्वारा देश में सूचना पाने का अधिकार जो है ये पारित किया गया था विधेयक, इसका जून 2005 में। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, सरकारी आयोग का संबंध किससे है? तो केंद्र राज्य संबंधों के को लेकर के इसने एक सूची तैयार करी थी, एक विचारधारा दी थी जिसमें केंद्र राज्य संबंध कैसे मधुरम्य हो। ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, पंचायतों के चुनाव हेतु निर्णय लेने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो पंचायतों के चुनावों हेतु निर्णय लेने का अधिकार जो प्राप्त है वो चुनाव आयोग को प्राप्त है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग बात एक ही है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है? अमेरिका के राष्ट्रपति से भारत के राष्ट्रपति की तुलना बिल्कुल नहीं करी जा सकती। फ्रांस के राष्ट्रपति से भी नहीं हो सकती। श्रीलंका के राष्ट्रपति से भी नहीं हो सकती। ब्रिटेन के सम्राट से हो सकती। बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष जानते हैं कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न आते हैं, ध्यान रखेंगे। देखिए, भारतीय संविधान किस दिन पूर्णतः लागू हुआ? ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। पूर्णतः लागू हुआ, या ऐसे भी प्रश्न आपसे बन सकते हैं। तो कब लागू हुआ पूर्णतः भैया? 26 जनवरी पूर्णतः लागू हुआ था। भारतीय संविधान किस दिन पूर्णतः लागू हुआ था बताएं? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ भाई? बताएंगे।
तो भारतीय संविधान किस दिन पूर्णतः लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 नहीं दिया गया इसमें, यहाँ पर देखें 26 नवंबर सब जगह दिया है, तो एक में 26 जनवरी कर लीजिएगा, ठीक है, 26 जनवरी कर लीजिए, तो ये 26 जनवरी आप कर लेंगे, डी ऑप्शन लगा देंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, भारतीय संविधान सभा की संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? और वैसे आपको बता दूं, भारतीय संविधान सभा की संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे, फटाफट से आप बताएंगे। तो उसके अध्यक्ष थे JL नेहरू, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, दल बदल विरोध कानून किस वर्ष पारित किया गया? दल बदल विरोध कानून जो पारित किया गया 1985 में पारित किया गया, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कौन तय करता है कि दल बदल विरोधी द्वारा अयोग्यता की जाती है या नहीं? ये राज्यसभा के सभापति या लोकसभा के अध्यक्ष तय करते हैं, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, दल बदल विरोधी कानून के लिए कौन सा संशोधन जिम्मेदार था? दल बदल कानून से रिलेटेड जो संशोधन है वो 52वें संविधान संशोधन के द्वारा इसका कानून बनाया गया। दल बदल कानून मतलब कि एक पार्टी में आप हो, फिर दूसरी पार्टी में कूद करके चले जाओ, जब जिधर फायदा उधर कूद करके चले जाओ, तो इसी को रोकने के लिए कानून बनाया गया। चूंकि दल बदल का कानून मतलब दल बदल जो है 10वीं अनुसूची में शामिल किया गया, क्योंकि पहले संविधान जब बना था तो 8वीं अनुसूची थी, उसमें दल बदल कानून जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। दल बदल को लेकर के फिर क्या हुआ कि दल बदल सकते हैं लोग, फिर उसको लेकर के फिर उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए काम किया गया, ठीक है। आगे देखेंगे 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी से विभाजन के मामले में अयोग्यता से दूर के लिए कौन सी समिति जिम्मेदार थी, बताएं। तो दिनेश गोस्वामी समिति इसके लिए जिम्मेदार थी, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय जांच ब्यूरो जिसको बोलते हैं, ठीक है, केंद्रीय जांच ब्यूरो को अंग्रेजी में बोलते हैं CBI, ठीक है, CBI क्लियर, केंद्रीय जांच ब्यूरो, तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंडिया। तो इसकी स्थापना किस वर्ष करी गई थी? 1963 में करी गई थी, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछेंगे। और आगे देखिएगा, अगला प्रश्न, केंद्रीय जांच ब्यूरो किसके प्रशासनिक नियंत्रण में आता है, बताएं। तो ये कार्मिक मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अंतर्गत ये आता है, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साफ देखिएगा, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, संविधान के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो 500 से अधिक नहीं हो सकती है, क्लियर, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से आपके, फटाफट से देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था, बताइए। 1905 में या 1907 में, 1906 में या 1908 में, बताइएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम विभाजन हुआ था 1907 में हुआ था, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? बंगाल का विभाजन जुलाई 1905 में हुआ था, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में बांट दिया गया था, इसको बंग भंग बोलते हैं। अगला प्रश्न, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? 1912 में बिहार बंगाल से अलग हुआ था, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न, अनुशीलन समिति का संबंध किससे है, बताएं। भगत सिंह, BD सावरकर या दादा भाई नौरोजी या चंद्रशेखर आजाद? अनुशीलन समिति का संबंध जो है BD सावरकर से है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया, बताएं। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? 30 अप्रैल 1908 को, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? गदर पार्टी की स्थापना कब हुई भैया? 15 जुलाई 1913 को इसकी स्थापना हुई, तो 1913 यहाँ पर कर लेंगे, 1913 करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1913 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था भैया? देखिए, मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष की अगर बात करें तो कौन थे वो? आगा खां थे, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब स्थापना हुई? 1906 में स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, भारत में महिलाओं की साक्षरता दर है तो लगभग 64% के आसपास है, 64 आप कर लीजिएगा, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। महिलाओं की साक्षरता 64.46 है और पुरुषों की साक्षरता 82.14 है भारत में, ठीक है। तो अगला प्रश्न, पुरुषों मतलब भारत में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है? लगभग और लगभग 82% से ऊपर है, ठीक है, तो यहाँ पर 80 लगा सकते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया? मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स को किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? 1909 में, ठीक है, 1909 का जो भारत शासन अधिनियम है उसको मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया था? लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन रद्द किया था 1911 में, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछेंगे, ध्यान रखिएगा।
शेरे पंजाब किसका उपनाम है बताएं? भगत सिंह, लाला लाजपत राय या सरदार मतलब कि विपिन चंद्र पाल या इनमें से कोई नहीं। तो शेरे पंजाब कहा जाता है लाला लाजपत राय को। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? मैंने बताया था 1951 से, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, अन्य पिछड़े वर्ग को भारत में कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? अन्य पिछड़ा वर्ग मतलब ओबीसी को। अदर बैकवर्ड कास्ट को कितने परसेंट आरक्षण मिला है अलग से? 27%। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आते रहेंगे, तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। ऐसे ही मैं लगातार आपके लिए व्यवस्था करता रहूँगा प्रश्नों की। देखिए, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका। सती प्रथा पर रोक किसने लगाई, या रोक लगा दी गई, कब लगाई गई? ठीक है, सती प्रथा पर रोक कब लगाई गई भाई? सती प्रथा की अगर बात की जाए, सती प्रथा पर रोक जो लगाई गई थी वो 4 दिसंबर 1829 को कानून इसको रोकने के लिए बना दिया गया था। वैसे राजा राम मोहन राय ने बड़ा मेहनत करी थी इस मामले में। अगला प्रश्न, विधवा विवाह की अनुमति का कानून कब पास किया गया? विधवा विवाह की अनुमति का कानून जो पास किया गया था 16 जुलाई 1856 को पास किया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न, बाल विवाह निषेध अधिनियम कब पारित किया गया? बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया था कब? 28 सितंबर 1929 को। 1929 यहाँ पर कर लेंगे, यहाँ पर 1900 करेंगे, यहाँ पर 18 कर लेंगे, 1929। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 सितंबर 1929 को बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तो बी भी इसका लगा सकते हैं। बी लिखा है 1929 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, परमहंस मंडल का गठन जो है बताएं? परमहंस मंडल का गठन कब और कहाँ पर किया गया? 1840 में किया गया था, बंबई में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से, प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई बताएं? प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? 1867 में। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक पुस्तक है, इसको किसने लिखा है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने लिखा है इसको। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, डॉक्टर अम्बेडकर के पिता का क्या नाम था? डॉक्टर अम्बेडकर के पिता का क्या नाम था? रामजी सकपाल। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण बनी। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी, प्रत्यक्ष या प्रमुख या दोनों? दोनों, बिल्कुल सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। मूक नायक क्या है? अखबार है, पत्रिका है, पुस्तक है, कहानी संग्रह है? तो मूक नायक की बात करें तो एक पत्रिका है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी बताइएगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? बिल्कुल दिल्ली में हुई थी, 6 दिसंबर 1956 को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न, सभ्य समाज की स्थापना मतलब आवश्यकता है बताएं? सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? श्रम विभाजन। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्च शिक्षा या उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? तो न्यूयॉर्क गए थे। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इन प्रश्नों को आप ध्यान से सुन लीजिएगा 2-3 बार, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। परीक्षा में ये प्रश्न आ सकते हैं। प्रश्न है, बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम 1986 के तहत एक बाल श्रमिक के रूप में पात्र होने के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? अधिकतम आयु 14 साल से अगर कम है तो आप नहीं कर सकते बाल श्रम। ठीक है, तो 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको जो श्रम में अगर आप मतलब कि उनको पढ़ने का अधिकार है, उनको प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य है कि उनको शिक्षा, शुरुआती शिक्षा दिलवाएं। ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा दिलवाएं। तो 6 से 14 वर्ष के जो बालक हैं या जो है 14 साल से अगर मतलब कि 6 से नहीं, जब से पैदा हुए तब से लेकर के 14 साल तक बच्चों को आप काम नहीं करवाएंगे किसी कारखानों में या ऐसे। तो निषेध और जो है किया गया है, इसको रोका गया है बाल श्रम को। 14 से ऊपर बच्चे को आप करवा सकते हैं, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न, कर्मचारी भविष्य निधि योजना का निर्माण किसने किया था? कर्मचारी भविष्य निधि योजना का निर्माण किसने किया था? केंद्र सरकार के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि वैसे तो 18 साल से ऊपर अब काम करने के योग्य होते हैं, लेकिन जो 86 के तहत बताया गया है वो 14 साल बताया गया। अगला प्रश्न है, भारत में जनगणना सर्वप्रथम किस वर्ष हुई थी? 1872 में भारत में जनगणना पहली हुई थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सभी को पता होगा भाई, उत्तर प्रदेश ही है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है, भारत के पड़ोसी देशों में किसका जनसंख्या घनत्व भारत के मतलब भारत से अधिक है? जनसंख्या घनत्व की अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व बांग्लादेश का है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा आबादी है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, मतलब कम जगह में ज़्यादा लोग रहते हैं, इसी को बोलते हैं आबादी घनत्व, जनसंख्या घनत्व। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया था? फटाफट से आप बताएंगे। भारत सरकार ने व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया? 1952 में प्रारंभ किया था। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, शिशु सुरक्षा के संगठन है, बताएं। तो भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी बिल्कुल ठीक है, यूनिसेफ और कस्तूरबा गांधी ट्रस्ट सभी शिशु सुरक्षा से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये सभी। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई? यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क सिटी में है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। न्यूयॉर्क मतलब अमेरिका में है न्यूयॉर्क। अगला प्रश्न है, किस उम्र के बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों को बच्चों के खिलाफ अपराध कहा जाता है? 18 साल के मतलब उम्र के बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों को बच्चों के खिलाफ अपराध कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता में कुल कितनी धाराएं हैं? भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी, आईपीसी में धाराओं की संख्या अगर बात की जाए तो इसमें जो है कितनी धाराएं हैं? 511। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से आपके। ठीक है, देखिए, संविधान उस पद्धति का प्रतीक है जो किसी राज्य के द्वारा अपने लिए अपनाई जाती है, बताएं। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। संविधान उस पद्धति का प्रतीक है जो किसी राज्य के द्वारा अपने लिए अपनाई जाती है, बताइएगा। ये किसने कहा था? ये कहा था जेलिनेक ने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, विकसित संविधान में निम्नलिखित में से किसका मुख्य योगदान होता है? विधियों का, प्रथाओं का, व्यवहार के नियमों का, या फिर ऐतिहासिक नियमों का? तो प्रथाओं का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इंग्लैंड में कोई संविधान नहीं है, किसका कथन है? इंग्लैंड जो है वो अभिसमयों पर आधारित है। ठीक है, अब बताएं कि इंग्लैंड में कोई संविधान नहीं, किसका कथन है ये? तो ये कथन कहा था टोक्या वेली टॉमस पेन ने। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, लिखित संविधान का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सा है? लिखित संविधान का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है अमेरिका का संविधान। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से। अगला प्रश्न, लचीले संविधान का दोष क्या होता है, कमी क्या होती है? क्योंकि ये हमेशा बदलता रहता है, परिवर्तनशीलता। भारत का संविधान भी लचीला है और आप देख रहे हैं 100 से अधिक बार संशोधन हो गया है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के संविधान में क्रांति की संभावना अधिक होती है? तो कठोर संविधान में क्रांतियां बहुत होती है, क्योंकि संविधान में जल्दी परिवर्तन नहीं हो पाता है। तो जैसे परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, सिचुएशन बदलती है तो परिवर्तन होना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसीलिए हर एक नियम कायदे में परिवर्तन होना चाहिए, जैसे जैसे सिचुएशन बदलती है, समय बदलता है, तो परिवर्तन भी होना चाहिए उस नियमों में। ठीक है, तो अगर कठोर संविधान होता है, परिवर्तन नहीं करते, तो क्रांति की संभावना बन जाती है। भारतीय संविधान है, मौखिक है, लिखित है, अस्पष्ट है, परंपरावादी है? भारतीय संविधान लिखित संविधान है, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे, भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है? बहुदलीय व्यवस्था है भारत में। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न है, किस देश में महिलाओं की भागीदारी बहुत ज़्यादा नहीं है? भागीदारी महिलाओं की बहुत ज़्यादा नहीं है, किस देश में? तो भारत में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इनमें से भारत में सबसे ज़्यादा महिलाओं की भागीदारी ज़्यादा नहीं है, लेकिन अब बढ़ रही लगातार हर क्षेत्र में। अगला प्रश्न, राज्य विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व निम्न में से कितना है? तो राज्य विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व जो है 0.05 जो है लगभग है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय समाज माना जाता है, भारतीय समाज एक पितृ प्रधान समाज माना जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, लैंगिक विभाजन से क्या अभिप्राय होता है? पुरुषों और महिलाओं के बीच विभाजन, ये लैंगिक विभाजन होता है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रश्न है, किसने दबाव समूहों यानी प्रेशर ग्रुप को संचारी संचार मतलब कि सरकारी संचार सूत्री कहा है? बताइए, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न। माइनर बिनर ने, या रोडी गेर ने, या फिर लिपमैन ने, या फिर हरमन फाइनर ने? बताइएगा,
किसने दबाव समूहों को सरकारी संचार सूत्री कहा है? किसने कहा? रोडिगेर ने कहा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, द मार्कर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? रामचंद्र गुहा हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर, सॉरी सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, द आइडिया ऑफ जस्टिस पुस्तक किसने लिखी है? द आइडिया ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक कौन है? अमर्त्य सेन है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न, बिजनेस एंड पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? रॉबर्ट कोचनिक जो है ये बिजनेस एंड पॉलिटिक्स पुस्तक को लिखा है इसमें इन्होंने। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा तरीका दबाव समूह नहीं अपनाते हैं? कौन सा समूह? वो जो है देखिए संगोष्ठी करते हैं, प्रचार करते हैं, लोबिंग करते हैं, लेकिन चुनाव नहीं लड़ते हैं वो। ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, चुनाव नहीं लड़ते दबाव समूह लोग। अगला क्वेश्चन है, उपद्रव और प्रदर्शन निम्न में से किसके उदाहरण है? उपद्रव और प्रदर्शन जो है वो कौन करते हैं? अप्रतिमानित दबाव समूह जो होते हैं वो उपद्रव और प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, दबाव समूह राजनीति का कौन सा प्रतिरूप शक्ति के विस्तारण और लोकतांत्रिक जवाबदेही पर बल देता है? कौपेरवाद, नव दक्षिण, या बहुलवाद, या नववाम? तो बहुलवाद जो है ये दबाव समूह ऐसा है जो राजनीति का है, मतलब कि राजनीतिक दबाव समूह है जो कि प्रतिरूप का शक्ति की विस्तारण और लोकतांत्रिक जवाबदेही पर बल देता है, बहुलवाद। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय है? निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, या फिर ये सभी? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी एक संवैधानिक निकाय है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निर्वाचन आयोग के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, यह अस्थायी है और स्वतंत्र निकाय होता है, बिल्कुल ठीक है। इसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और नगर निगमों के चुनाव कराने पड़ते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि, और संविधान के 324 में चुनाव से संबंधित उपबंध भी दिए गए हैं और एक अखिल भारतीय संस्था भी, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। केवल ये मतलब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और नगर निगमों के चुनाव के लिए नहीं होते हैं, हर एक चुनाव के लिए यही होते हैं निर्वाचन आयोग, तो ये गलत हो जाएगा इसका। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न, निर्वाचन आयोग में कुल कितने मुख्य पदाधिकारी हैं? बताएंगे। 3 मुख्य पदाधिकारी होते हैं निर्वाचन आयोग में। एक होता है मुख्य चुनाव आयुक्त, ठीक है, और उसके 2 और चुनाव आयुक्त होते हैं प्लस में। ठीक है, तो 3 लोग होते हैं मुख्य रूप से जो चुनाव आयोग को हैंडल करते हैं। पूरा का पूरा जो वोट डालने का पूरा प्रोसेस होता है सब उन्हीं लोगों को निर्धारण होता है। चुनाव चिन्ह क्या मिलेगा किस पार्टी को, कौन सी पार्टी को राष्ट्रीय दर्जा देना है, कौन सा नहीं देना है, किसको किसको कौन सा चुनाव चिन्ह आरक्षित किसका करवाना है, ठीक है, किस पार्टी की सदस्यता रद्द करनी है, सब कुछ निर्वाचन आयोग करता है। अगला प्रश्न है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त को किसकी सिफारिश के आधार पर हटाया जा सकता है? तो उसको मुख्य चुनाव आयुक्त के आधार पर हटाया जा सकता है, प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त को। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए प्रश्न आ चुका, किस अनुच्छेद में पंचायतों का उल्लेख किया गया है? बताइएगा, किस अनुच्छेद में पंचायतों का उल्लेख किया गया भैया? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। किस चुनाव में या किस अनुच्छेद में पंचायतों का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 40 में पंचायतों का उल्लेख किया गया है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ कब से हुआ? 2 अक्टूबर 1952 से हुआ। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मतलब पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है, 2 अक्टूबर 1959 को लागू हुआ था। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, नागौर जिले में। अगला प्रश्न है, राज्य मतलब कि राजस्थान विधानसभा ने पंचायती राज अधिनियम कब पारित किया? 1959 को पारित किया, 2 अक्टूबर। अगला प्रश्न है, अशोक मेहता की अध्यक्षता में कौन सी समिति बनाई गई थी? तो अशोक मेहता समिति बनाई गई थी अशोक मेहता की अध्यक्षता में, 1977 में बनाई गई थी ये। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन के लिए डॉक्टर जी.बी.के. राव समिति कब गठित की गई थी? तो ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन के लिए डॉक्टर जी.बी.के. राव समिति जो बनाई गई थी 1985 में बनाई गई थी। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न, 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ? 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 में लागू हुआ। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। किससे संबंधित है? तो ये पंचायती राज व्यवस्थाओं से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में कौन सा नया भाग जोड़ा गया? तो इसमें कौन सा नया भाग जोड़ा गया था? भाग 9 जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, सॉरी, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा कौन सा नया भाग जोड़ा गया था? हाँ, भाग 9 जोड़ा गया था, बिल्कुल बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा पंचायतों का कार्यकाल कितने वर्ष निश्चित किया गया। तो पंचायतों का कार्यकाल जो निश्चित किया गया वो 5 साल के लिए निश्चित किया गया। 5 साल के लिए प्रधानी या 5 साल के लिए हर चीज़ होती है। अगला प्रश्न कितने वर्ष की आयु का गांव का एक प्रत्येक नागरिक ग्राम सभा का सदस्य बन सकता है। तो 18 साल का व्यक्ति जो है गांव का जो सदस्य होती है, चुनाव होता है गांव में, वो कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न ग्राम प्रधान का चुनाव किसके द्वारा होता है। ग्राम प्रधान का चुनाव ग्राम सभा के लोग करते हैं। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे ग्राम प्रधान का कार्यकाल कितने वर्ष होता है। 5 साल के लिए होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ। पंचायती राज अधिनियम 1993 में लागू हुआ। ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। ओके, पंचायती राज व्यवस्थाओं से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। 73वां और 74वां संविधान संशोधन आपका इसी से रिलेटेड है। 73वां संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्थाओं में खास करके ग्राम पंचायतों की बात करी गई और उसमें 74वें में आपका नगरीय निकाय की बात करी गई, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। तो पंचायती राज व्यवस्थाओं में जो ग्राम पंचायतों की बात करी गई उसमें ग्राम सभा, क्षेत्र पंचायत और मतलब उसमें जिला पंचायत की बात करी गई। और इसमें आप देखते हैं कि महानगर पालिका, नगर पालिका और जो है मतलब कि जो है क्या बोलते हैं उसको, जो पार्षदी का चुनाव होता है वो, ठीक है। अगला प्रश्न है पश्चिम बंगाल राज्य में संसदीय क्षेत्र है, बताएं। पश्चिम बंगाल राज्य में कितने संसदीय क्षेत्र हैं। 42, 44 या 45 या फिर 47, बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में 42 संसदीय क्षेत्र हैं जहां चुनाव होते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है किस राज्य में सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें हैं। तो आप सभी को बता दूं कि उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर के 80 सीटें हैं लोकसभा की, सबसे ज़्यादा हैं उत्तर प्रदेश में। गुजरात में 26 सीटें हैं, ठीक है। और असम की बात करें तो 7 सीटें हैं। और पश्चिम बंगाल में तो 42 सीटें हैं, आप सभी लोग जानते हैं। तो इस तरीके से सबसे ज़्यादा किस में है, उत्तर प्रदेश में है। ए ऑप्शन सॉरी सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है भारत में राजनीतिक दलों को किसके द्वारा मान्यता दी जाती है। तो भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा मान्यता भारतीय राजनीतिक दलों को, पॉलिटिकल पार्टीज को किसके द्वारा मान्यता मिलती है। तो भारतीय चुनाव आयुक्त के द्वारा या सॉरी भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा मिलती है, ठीक है। और इसमें इसके 3 लोग कार्यकारी होते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न चुनाव आयोग बोले या निर्वाचन आयोग, बात एक ही। चुनाव और निर्वाचन मतलब एक ही होता है। चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी, बताइएगा। चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो 25 जनवरी या 26 जनवरी 1950 को करी गई थी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब की गई, बताएं। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई थी। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे राष्ट्रीय जनता दल किस राज्य की पार्टी है। राष्ट्रीय जनता दल जो है ये किस राज्य की पार्टी है। बिहार की पार्टी है। ये 5 जुलाई 1997 में बनी थी। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब की हुआ था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था। 26 दिसंबर 1925 को हुआ था। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है ईवीएम या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल पहली बार किस राज्य में किया गया था, बताइएगा। ईवीएम या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल पहली बार किस राज्य में किया गया था। केरल में किया गया था 1982 में, 1982 में, ठीक है। ध्यान रखिएगा परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है ईवीएम का पहली बार उपयोग कब किया गया। ईवीएम का पहली बार उपयोग 1982 में किया गया था केरल राज्य में। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के विवाद को कौन सुलझाता है। अगर भारत के राष्ट्रपति का चुनाव संबंधी कोई मामला आ जाता है तो उसके लिए कौन है, सर्वोच्च न्यायालय उस सुनवाई करता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कांग्रेस पार्टी के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले अध्यक्ष कौन थे, बताइएगा। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राहुल गांधी या सोनिया गांधी। तो सोनिया गांधी जो है वो सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले अध्यक्ष कौन थे इनमें से। बिल्कुल सोनिया गांधी, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा इनमें से। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन राइट टू रिकॉल से सशक्त है। राइट टू रिकॉल से कौन सशक्त है, नागरिक। नागरिक जो है वो राइट टू रिकॉल से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष राज्य का दर्जा किस अनुच्छेद में दिया गया, बताइएगा। फटाफट से आप बताएंगे जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष राज्य का दर्जा जो दिया गया था वो अनुच्छेद 370 के द्वारा दिया गया था। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको तो खत्म कर दिया गया। नीति आयोग की स्थापना कब की गई, 2015 में 1 जनवरी को की गई थी। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अध्यक्ष कौन थे इसके, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक है।
तो इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को समझ लिया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। तो इन सभी प्रश्नों को आप याद कर लीजिएगा। ये प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते रहते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को, ओके? तो और भी आपके चुनाव चिन्ह से रिलेटेड आपके जो पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी, जैसे बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है? तो काशीराम है, ठीक है? ऐसे आपसे पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था? तो 1885 में हुआ था उसका गठन, ठीक है? इसके अलावा आपसे पूछेगा कि कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है? तो आप बताओगे पंजा, ठीक है? भाजपा का चुनाव चिन्ह, ये सब आपसे पूछ सकता है प्रश्न, थोड़े छोटे-मोटे प्रश्न, तो ध्यान रखिएगा, ओके? तो इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को समझ लिया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपने प्यार बनाए रखेंगे। तो 202, 201 सभी के लिए यही वीडियो सफिशिएंट है, तो आप इस वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा, ओके? और जिनकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव होने वाली है, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे आप जिस भी विश्वविद्यालय से हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।